आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, हम पढ़ रहे थे एक पाठ जिसका शीर्षक है मेरा छोटा सा निजी पुस्तकालय। और यह पाठ कक्षा 9 की पुस्तक संचयन से लिया गया है और इस पाठ के लेखक धर्मवीर भारती जी हैं। अभी तक हमने इसका पहला भाग पढ़ लिया हुआ है। इस पूरे पाठ में लेखक ने हमें अपने बारे में बताया है कि उन्होंने किस तरह से पुस्तकालय की पहली पुस्तक से लेके एक बड़ा पुस्तकालय तैयार किया और उन्होंने किस प्रकार से उस पुस्तकालय में पुस्तकों का संग्रह किया और साथ ही साथ वो किस प्रकार से अपने पुस्तकालय और उन पुस्तकों से भावनात्मक रूप से जुड़े हुए थे। चलिए हम पढ़ते हैं इसका दूसरा भाग। इन दो किताबों ने एक नई दुनिया का द्वार मेरे लिए खोल दिया था। तो हमने इसके पहले भाग में पढ़ा था कि जब लेखक धर्मवीर भारती जी अपनी 5वीं कक्षा में प्रथम आए थे और उन्हें अंग्रेजी में सबसे ज्यादा नंबर मिले थे, तो उसके उन्हें उपहार स्वरूप 2 पुस्तकें भेंट की गई थी, जिसमें उन्होंने बहुत सारी अन्य रोचक जानकारियां उन्हें मिली हुई थी। किस प्रकार से जो पक्षी हैं वह क्या भाषा बोलते हैं, उनकी कौन कौन सी जातियां होती हैं। और साथ ही साथ दूसरी पुस्तक में मैं उन्हें जहाजों के बारे में पढ़ा कि जहाज कैसे होते हैं, कौन सा सामान उसमें लाद के ले जाया जाता, कहाँ लाते हैं, नाविक कैसे होते हैं और समुद्र में कितने तरह की मछलियां होती हैं, शार्क और व्हेल के बारे में भी उन्होंने पढ़ा हुआ था। इसलिए उन्होंने कहा है कि इन 2 किताबों ने एक नई दुनिया का द्वार मेरे लिए खोल दिया था, कि मतलब उन्होंने इन 2 किताबों के माध्यम से उन्हें बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां हासिल हुई थी। पक्षियों से भरा आकाश और रहस्यों से भरा समुद्र, कि मतलब पक्षियों से भरा आकाश उन्होंने पहली पुस्तक में पक्षियों के बारे में पढ़ा था और दूसरे पुस्तकों में जहाज के बारे में पढ़ा था। पिता ने अलमारी के एक खाने से अपनी चीजें हटाकर जगह बनाई और मेरी दोनों किताबें उस खाने में रखकर कहा, आज से यह खाना यह तुम्हारी अपनी लाइब्रेरी है। और लेखक बता रहे हैं कि किस प्रकार से उनके पिता ने उन्हें प्रोत्साहित किया और उन किताबों को अपनी अलमारी में रख दिया और उन्हें बताया, उनसे कहा कि आज से यह किताबों का खाना तुम्हारी अपनी लाइब्रेरी हुई। अब आगे बताया गया है कि यहाँ से ही आरंभ हुई थी उस बच्चे की लाइब्रेरी। मतलब लेखक ने अपने आप को यहाँ पर बताया है कि किस प्रकार से जब उन्हें 2 पुस्तकें भेंट के रूप में मिली थी तो उनके पिता ने उनसे कहा था कि यह तुम्हारी अपनी लाइब्रेरी है और यहाँ से आरंभ हुई थी उनकी लाइब्रेरी की कहानी। बच्चा किशोर हुआ, मतलब लेखक जवान हुए, स्कूल से कॉलेज से यूनिवर्सिटी गए, डॉक्टरेट हासिल की, यूनिवर्सिटी में अध्यापन किया, अध्यापन छोड़कर इलाहाबाद से बंबई आया और संपादन किया। उसी अनुपात में अपनी लाइब्रेरी का विस्तार करता गया। अब लेखक ने अपने जीवन में बचपन से लेकर जवानी तक में उन्होंने जितने भी, जब वो स्कूल गए, फिर वो कॉलेज गए, फिर कॉलेज से वो यूनिवर्सिटी पढ़ने के लिए, वहां से उन्होंने डॉक्टरेट की उपाधि हासिल की। फिर जब वो यूनिवर्सिटी में अध्ययन कर रहे थे और उन्होंने अपना अध्ययन छोड़ के इलाहाबाद से मुंबई आए, वहां पर पुस्तकों का संपादन किया और उसी हिसाब में उसी क्रम में उनके पास जो लाइब्रेरी थी उसका विस्तार होता गया। मतलब वो और अधिक पुस्तकों का संग्रह करते रहे। पर आप पूछ सकते हैं कि किताबों का पढ़ने का शौक तो ठीक, किताब इकट्ठी करने की सनक क्यों सवार हुई। अब लेखक बता रहे हैं कि ये बात तो आप समझ सकते हैं कि मुझे बचपन से पढ़ने का शौक क्यों था, क्योंकि मेरे घर का माहौल था, उनके माता पिता दोनों पढ़ते थे और उनके घर में हमें रोज ही पत्र और पत्रिकाएं आते थे, जिसके कारण लेखक को पढ़ने की रुचि हुई। लेकिन अब उन्हें किताबों को संग्रह करने की सनक क्यों से हो गई। अब लेखक कह रहे हैं, आप यह पूछ सकते हैं कि किताबें पढ़ने का शौक तो ठीक था, लेकिन किताबें इकट्ठी करने की जो सनक थी वह मेरे ऊपर कहाँ से सवार हुई। तो इसका कारण भी बचपन का एक अनुभव है। इलाहाबाद के प्रख्यात का मतलब होता है प्रसिद्ध। तो इलाहाबाद भारत के प्रसिद्ध शिक्षा केंद्रों में एक रहा है। ईस्ट इंडिया द्वारा स्थापित पब्लिक लाइब्रेरी, महामाना मदन मोहन मालवीय द्वारा स्थापित भारतीय भवन तक, विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी तथा अनेक कॉलेजों की लाइब्रेरियां तो हैं ही, लगभग हर मोहल्ले में एक अपनी लाइब्रेरी है। लेखक ने यहाँ पर बताया कि किस प्रकार से उन्हें किताबें इकट्ठी करने का शौक हुआ और जो बताया कि जो इलाहाबाद है वह भारत के प्रसिद्ध शिक्षा केंद्रों में से एक रहा है और किस प्रकार से वहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो एक लाइब्रेरी स्थापित की थी और उस लाइब्रेरी से लेकर जो मदन मोहन मालवीय जी ने एक एक लाइब्रेरी स्थापित की थी जिसका नाम था भारतीय भवन। और साथ ही साथ विश्वविद्यालय की बहुत सारी लाइब्रेरियां थी और लगभग हर मोहल्ले में एक अपनी अलग लाइब्रेरी हुआ करती थी। तो इन्हीं लाइब्रेरियों में जाकर वो अक्सर अपनी पढ़ाई लिखाई करते थे। अब बताया गया है वहाँ हाई कोर्ट है, अतः वकीलों की निजी लाइब्रेरियां हैं, अध्यापकों की निजी लाइब्रेरियां।
अपनी लाइब्रेरी वैसी कभी होगी यह तो स्वप्न में भी नहीं सोच सकता था, पर अपने मोहल्ले में एक लाइब्रेरी थी, हरि भवन। लेखक बता रहे हैं चूंकि जब वह इलाहाबाद में रह रहे थे तो वहां पर हाई कोर्ट था, तो वहां के जो वकील होते थे उनकी निजी लाइब्रेरी मतलब पर्सनल लाइब्रेरी होती थी, और जितने भी अध्यापक होते थे उनकी भी पर्सनल लाइब्रेरियां होती थी। अब उनके मन में ये कभी नहीं आया कि जिस प्रकार से वो यहाँ पर जो लाइब्रेरी देख रहे हैं उनकी खुद की कभी एक ऐसी लाइब्रेरी होगी। लेकिन उनके मोहल्ले में एक लाइब्रेरी थी जिसका नाम था हरि भवन। जब भी स्कूल से छुट्टी मिली मैं उसमें जाकर थम जाता था। पिता दिवंगत हो चुके थे, लाइब्रेरी का चंदा चुकाने का पैसा नहीं था, अतः वहीं बैठकर किताबें निकलवा कर पढ़ता था। अब लेखक कह रहे हैं जब उन्होंने जगह जगह देखा कि वहां पर लाइब्रेरी है और खुद उनके मोहल्ले में भी एक लाइब्रेरी थी, तो स्कूल से छुट्टी मिलते ही वो उसमें जाकर बैठ जाते थे। अब चूंकि उनके पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे थे, इसीलिए लाइब्रेरी का चंदा चुकाने का उनके पास पैसा नहीं था, क्योंकि लाइब्रेरी का एक फॉर्मूला होता है कि आपको लाइब्रेरी में पैसा जमा करने पड़ेंगे और आपको अगर कोई भी बुक चाहिए, कोई भी पुस्तक चाहिए, तो आप उसे आसानी से इशू करवा सकते हैं और उसे बाद में आप उसको जमा कर देंगे। अर्थात अगर आपके पास पैसे हो तो आप उस पुस्तक को खरीद भी सकते हैं। अब चूंकि लेखक उस वक्त स्कूल में पढ़ रहे थे और उनके पिताजी अब इस दुनिया में नहीं थे, इसीलिए जो लाइब्रेरी का चंदा था उसके पैसे देने के लिए लेखक के पास तो पैसे होते ही नहीं थे, इसीलिए वह वहीं बैठकर लाइब्रेरी में बैठकर किताबों को निकलवाते और वहीं पढ़ते रहते थे। उन दिनों हिंदी में विश्व साहित्य विशेषकर उपन्यासों के खूब अनुवाद हो रहे थे, और उन्हीं उन्हीं दिनों हिंदी में जो विश्व साहित्य के जितने भी विशेषकर उपन्यास होते थे तो उनके हिंदू अनुवाद भी होने लगे थे। मुझे उन अनुदित उपन्यासों को पढ़कर बड़ा सुख मिलता था। लेखक बता रहे हैं और जितने भी उपन्यासों का हिंदी अनुवाद हो रहा था उन उपन्यासों को पढ़कर लेखक को बड़ा ही सुख मिल रहा था। अपने छोटे से हरि भवन में भी खूब उपन्यास थे। वहीं परिचय हुआ बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की दुर्गेश नंदिनी, कपाल कुंडला और आनंद मठ से टॉलस्टॉय की अन्ना करेनिना, विक्टर ह्यूगो का पेरिस का कुबड़ा जिसे हंचबैक ऑफ नॉत्र डाम भी कहते हैं, और साथ ही साथ गोर्गी की मदर, अलेक्जेंडर कुप्रिन का गाड़ी वालों का कटरा जिसका नाम था यामादा पिट, और सबसे मनोरंजक सर्वा रीज का विचित्र वीर यानी डोंट क्योट। हिंदी के माध्यम से ही सारी दुनिया के कथा पत्रों से मुलाकात करना कितना आकर्षक था। अब लेखक ने हमें बताया है कि जब उनके मोहल्ले में जो लाइब्रेरी थी जिसका नाम था हरि भवन, तो हरि भवन में भी बहुत सारे उपन्यास थे। वहीं पर उन्होंने बंकिम चंद्र चटर्जी के जितने भी उपन्यास थे उनके बारे में पढ़ा, और साथ ही साथ उन्होंने जितने भी प्रसिद्ध लेखक थे और उनके जितने भी प्रसिद्ध उपन्यास थे उन सबको उन्होंने इसी लाइब्रेरी में पढ़ा हुआ था। और जब भी लाइब्रेरी खुलती वह पहुंच जाते, और जो लाइब्रेरी के जो लाइब्रेरियन थे शुक्ल जी, वो कहते कि बच्चा अब उठो, पुस्तकालय बंद करना है। तब बड़ी अनिच्छा से उठता। अनिच्छा का मतलब है कि उसी चीज को करने की इच्छा ना होना। अब लेखक कह रहे हैं कि उन्हें किस प्रकार से पढ़ने का शौक था, और जो उनके मोहल्ले में जो लाइब्रेरी थी वह उसमें जाकर अक्सर पढ़ाई करते थे। उन्होंने वहां पर बहुत सारे महान लेखकों को और उनकी रचनाओं को पढ़ा हुआ था, और जैसे ही लाइब्रेरी खुलती वह पहुंच जाते, और जब लाइब्रेरी बंद करने का जो समय होता तो जो लाइब्रेरी के जो लाइब्रेरियन थे शुक्ला जी, वह उनसे कहते कि बच्चा उठो, अब पुस्तकालय बंद करना है। और जब लेखक बिना मन के भी पुस्तकें उठते, और जिस दिन कोई उपन्यास अधूरा छूट जाता उस दिन मन में कशक होती कि काश इतने पैसे होते कि सदस्य बनकर किताब इश्यू करा लाता, या काश इतना कि इस किताब को खरीद पाता तो घर में रखता। एक बार पढ़ता, दो बार पढ़ता, बार बार पढ़ता, पर जानता था कि यह सपना ही रहेगा, भला कैसे पूरा होगा। लेखक ने बताया है कि जब वो बच्चे थे तो जब बचपन में जब वो लाइब्रेरी जाते और लाइब्रेरी बंद करने का समय होता तो उन्हें किस प्रकार से बिना मन के ही लाइब्रेरी से वापस आना पड़ता था, और जब कोई उपन्यास उनका अधूरा रह जाता था तो उनके मन में एक पीड़ा होती। कशक का मतलब होता है पीड़ा। तो उनके मन में एक पीड़ा होती, एक तकलीफ होती कि काश मेरे पास इतने पैसे होते कि मैं इस लाइब्रेरी का सदस्य बन जाता और यहाँ से इस किताब को इश्यू करवा लेता, या फिर मेरे पास इतने पैसे होते कि मैं इस किताब को खरीद लेता, तो मैं इस किताब को घर में रखता और इस किताब को मैं एक बार पढ़ता, दो बार पढ़ता और बार बार पढ़ता। पर लेखक कह रहे हैं लेकिन मैं जानता था कि यह सपना तो सपना ही रहेगा, भला कैसे पूरा होगा, क्योंकि उस वक्त वो एक विद्यार्थी थे और उनके पिता इस दुनिया में नहीं रहते, इसलिए उस वक्त वो आर्थिक संकट से जूझ रहे थे, इसलिए वो किसी भी उपन्यास किताब को नहीं खरीद सकते थे। आगे बताया गया है कि पिता के देहावसान के बाद तो आर्थिक संकट इतना बढ़ गया कि पूछिए मत। बताया है कि किस प्रकार से जब उनके पिता की मृत्यु हो गई तो किस प्रकार से उनके घर में आर्थिक संकट
संकट बढ़ गया था। फीस जुटाना तक मुश्किल था। अब जो स्कूल के विद्यार्थी थे तो उनके लिए स्कूल की फीस भरना तक मुश्किल हो गया था। अपनी शौक की किताबें खरीदना तो संभव ही नहीं था। एक ट्रस्ट से योग्य पर असहाय छात्रों को पाठ्य पुस्तकें खरीदने के लिए कुछ रुपए सत्र के आरंभ में मिलते थे। उनसे प्रमुख पाठ्य पुस्तकें सेकंड हैंड खरीदता, बाकी अपने सहपाठियों से लेकर पढ़ता और नोट्स बना लेता। उन दोनों परीक्षा के बाद छात्र अपनी पाठ्य पुस्तकें आधे दाम में बेच देते और उसमें आने वाले नए लेकिन उसे विपन्न छात्र खरीद लेते। इसी तरह काम चलता। विपन्न का मतलब होता है गरीब। लेखक हमें बता रहे हैं कि जब उनके पिता इस दुनिया में नहीं रहे थे और उनके घर में बहुत ज्यादा आर्थिक संकट हो गया था, तो किस प्रकार से उन्होंने अपना जीवन यापन किया कि उनके पास जो स्कूल की किताबें खरीदने के लिए भी पैसे नहीं होते थे। और उस वक्त एक ट्रस्ट था जो असहाय छात्रों को पुस्तकें खरीदने के लिए कुछ पैसे देता था और उसी माध्यम से वह कुछ पाठ्य पुस्तकें सेकंड हैंड खरीदते और बाकी जिनके उनकी कक्षा के जितने भी सहपाठी थे उनसे लेकर नोट्स बना लेते। और उस वक्त ऐसा होता था कि जो कक्षा के जो परीक्षार्थी अपनी पुरानी पुस्तकों को आधे दाम में बेच देते और जो भी नए विद्यार्थी उस कक्षा में आते वे उसे कम पैसों में खरीद लेते और इसी तरह उन दिनों के विद्यार्थी जो थे अपना गुजारा करते थे। लेकिन फिर भी मैंने जीवन की पहली साहित्यिक पुस्तक अपने पैसों से कैसे खरीदी, यह आज तक याद है। अब लेखक बता रहे हैं जब उनके पास अपनी पाठ्य पुस्तकों को खरीदने तक के पैसे नहीं होते थे, फिर उन्होंने अपने जीवन में किस किस प्रकार से एक साहित्यिक पुस्तक को अपने पैसों से खरीदा था। ये घटना उन्हें आज भी याद है। अब वो बता रहे हैं उस साल इंटरमीडिएट पास किया था। पुरानी किताबें बेचकर बीए की पाठ्य पुस्तकें लेने एक सेकेंड हैंड बुक शॉप पर गया। अब जब उन्होंने जैसा बताया कि जो विद्यार्थी अब जिस कक्षा को पढ़ चुके हैं उसकी किताबें बेचकर नए कक्षा की किताबें खरीदने थे, इसीलिए जब वो नए कक्षा की पाठ्य पुस्तकें लेने एक सेकंड हैंड शॉप पर गए तो उस बार जाने कैसे पाठ्य पुस्तक खरीदकर भी 2 रुपए बच गए थे। तो उन्होंने अपनी जितनी भी पुस्तकें थी उन्हें खरीद लिया और फिर उसके बाद में उनके पास 2 रुपए बच गए थे। क्योंकि यह बात बहुत पहले की है इसलिए 2 रुपए भी तब बहुत बड़ी राशि हुआ करता था। सामने के सिनेमा घर में देवदास लगा हुआ था, न्यू थिएटर्स वाला, बहुत चर्चा थी उसकी। लेकिन मेरी माँ को सिनेमा देखना बिल्कुल नापसंद था। उसी से बच्चे बिगड़ते हैं, लेकिन उसके गाने सिनेमा गृह के बाहर बजते थे। अब लेखक बता रहे थे किस प्रकार जब वो दुकान पर गए तो वहां के सामने सिनेमा घर में जो एक फिल्म बनी थी जिसका नाम था देवदास, तो उसका एक पोस्टर्स लगा हुआ था और उसके बारे में चारों तरफ चर्चाएं भी हो रही थी। लेकिन लेखक की जो माँ थी उन्हें सिनेमा देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं था और उनका ऐसा मानना था कि सिनेमा देखकर उस बच्चे बिगड़ते हैं। लेकिन अब जो वो पिक्चर लगी थी, जो फिल्म लगी थी, उसके जो गाने थे वह सिनेमा गृह के बाहर अक्सर बजते थे। उसमें से एक गाना था सहगल का एक गाना, दुख के दिन अब बीतत नाही। अब तो ये गाना तो बहुत ही मशहूर हुआ था कि किस प्रकार से उसमें के सहगल ने गाना लिखा था जिसके शब्द थे दुख के दिन अब बीतत नाही। अब लेखक ने जब उस गाने को सुना तो वह अक्सर उस गाने को गुनगुनाते रहते थे। कभी कभी गुनगुनाते गुनगुनाते उनकी आंखों में आंसू भी आ जाते थे, जाने क्यों। अब चूंकि लेखक उस वक्त बहुत बुरे दौर से गुजर रहे थे, उनके पिता नहीं थे और वो आर्थिक तंगी से भी गुजर रहे थे, इसलिए अक्सर इस गाने को गुनगुनाते गुनगुनाते उनकी आंखों में आंसू आ जाते। एक दिन माँ ने सुना, माँ का दिल तो आखिर माँ का दिल था। एक दिन बोली, दुख के दिन बीत जाएंगे बेटा, दिल इतना छोटा क्यों करता है, धीरज से काम ले। और जब उनकी माँ ने उनको ऐसा देखते हुए उनकी आंखों में आंसू देखते हुए उनको समझाया कि बेटा दुख के दिन तो एक दिन बीत जाएंगे, दिल इतना छोटा मत करो, धैर्य से काम लो। जब उन्हें मालूम हुआ कि यह फिल्म देवदास का गाना है तो सिनेमा की घोर विरोधी माँ ने कहा, अपना मन क्यों मारता है, जाकर पिक्चर देख ला, पैसे मैं दे दूंगी। अब जब लेखक ने बताया है कि किस प्रकार से उनकी माँ जो कि सिनेमा के सख्त खिलाफ थी, जब उन्हें पता चला कि उनका जो बेटा है उसे वह एक फिल्म का गाना गुनगुनाता रहता है और उसका बहुत मन है कि वह इस फिल्म को देख के आए, तो वो उनकी माँ कहती हैं कि बेटा तुम तो बहुत छोटे हो, अपने मन को अपनी खुशियों को क्यों मारते हो, जाओ पिक्चर देख कर आ जाओ, पैसे मैं दे दूंगी। फिर लेखक ने अपनी माँ को बताया कि किताबें बेचकर 2 रुपये मेरे पास बच गए हैं। वे 2 रुपये लेकर माँ की सहमति से फिल्म देखने गया। अब जो 2 रुपये लेखक के पास बचे हुए थे तो माँ की उनकी परमिशन लेकर अब लेखक उस फिल्म को देखने के लिए गए। पहला शो छूटने में देर थी, मतलब उसका जो पहला शो था उस फिल्म का देवदास का, उस छूटने में देर थी। पास में अपनी परिचित किताब की दुकान थी, वहीं चक्कर लगाने लगा। सहसा देखा काउंटर पर एक पुस्तक रखी थी, देवदास। लेखक
शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, दाम केवल 1 रुपया। मैंने पुस्तक उठाकर अल्टी पलटी। अब लेखक कह रहे हैं जब वो फिल्म देखने के लिए वहां पर गए, फिल्म का नाम था देवदास, और जब लेखक फिल्म देख के लिए अभी टाइम था तो लेखक वहां पर एक पुस्तक की दुकान में चले गए। तो उन्होंने वहां पर देखा कि उसी फिल्म की, मतलब जो फिल्म लगी है उसकी एक पुस्तक रखी हुई थी जिसका नाम लिखा था देवदास, और उसके लेखक भी शरद चंद्र चट्टोपाध्याय थे, और उस पुस्तक का दाम था केवल 1 रुपया, और उस फिल्म को देखने में लग रहे थे 1.5 रुपया। इसीलिए जो लेखक थे उन्होंने पुस्तक को उठाकर देखना शुरू कर दिया। तो अब जो उस पुस्तक का जो विक्रेता था, जो उस पुस्तक को बेच रहा था, वह बोला, तुम विद्यार्थी हो, यही अपनी पुरानी किताबें बेचते हो, हमारे पुराने ग्राहक हो, तुमसे अपना कमीशन नहीं लूंगा, केवल 10 आने में यह किताब दे दूंगा। अब मेरा मन पलट गया, कौन देखे 1.5 रुपया में पिक्चर। 10 आने में देवदास खरीदी और जल्दी जल्दी घर लौट आया, और 2 रुपए में से बचे 1 रुपए 6 आना माँ के हाथ में रख दिए। अब जब लेखक उस दुकान पर गए, वो देख रहे थे उस दुकान को उलट पलट कर, तो जो दुकानदार था वह कहता है कि तुम मेरे पुराने ग्राहक हो, तुम यही अपनी किताबें बेचते हो, इसीलिए मैं इस किताब मैं अपना कमीशन नहीं लूंगा, और केवल 10 आने में ही ये किताब मैं तुम्हें दे दूंगा। अब जो लेखक थे उनका मन पलट गया, क्योंकि वो तो किताबें पढ़ने के बहुत शौकीन थे, और यही फिल्म में जो कुछ भी दिखाया जाएगा वही तो इस किताब में लिखा हुआ है, इसीलिए उन्होंने अपना मन बदला और उन्होंने वो जो किताब थी उसे खरीद लिया सिर्फ 10 आने रुपए में, और उनके पास कुछ पैसे बच गए। तो वो जल्दी जल्दी घर आए, और जो पैसे उनके पास बचे थे उन्होंने वो पैसे अपनी माँ के हाथ में रख दिए। फिर उनकी माँ कहती हैं, अरे तू कैसे लौट आया, पिक्चर नहीं देखी? तो लेखक कहते हैं, नहीं माँ, फिल्म नहीं देखी, यह किताब ले आया। अब माँ की आंखों में आंसू आ गए, खुशी की थी या दुख की यह नहीं मालूम, वह मेरे अपने पैसों से खरीदी मेरी अपनी निजी लाइब्रेरी की पहली किताब थी। अब लेखक ने हमें बताया है कि वो फिल्म नहीं देखी और वो किताब लेकर घर वापस आ गए। तो जब उनकी माँ ने देखा कि उनका बेटा इतना समझदार है तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। और अब लेखक ने हमें बताया है कि जो फिल्म की जो पुस्तक थी देवदास, जो कि शरद चंद्र चट्टोपाध्याय जी के द्वारा लिखी गई थी, तो वह किताब उन्होंने अपने पैसों से खरीदी थी, अर्थात वह उनकी अपनी निजी लाइब्रेरी की, अपनी निजी पुस्तकालय की पहली किताब थी। आज जब अपने पुस्तक संकलन पर नजर डालता हूँ, जिसमें हिंदी अंग्रेजी के उपन्यास, नाटक, कथा संकलन, जीवनियां, संस्मरण, इतिहास, कला, पुरातत्व, पुरातत्व का अर्थ होता है पुरानी बातों और इतिहास के अध्ययन तथा अनुसंधान से जितनी भी संबंध रखने वाली जो विशेष प्रकार की विद्या होती है, ये सारी उन किताबों में बताई जाती है, जिसे पुरातत्व कहते हैं। और पुरातत्व एक विभाग भी होता है जहाँ पुरानी चीजों से संबंधित खोजें होती हैं। तो पुरातत्व राजनीति के हजारा पुस्तकें हैं, हजारा मतलब हजारों पुस्तकें हैं। तब कितनी शिद्दत से याद आती है अपनी वह पहली पुस्तक की खरीदारी। शिद्दत का मतलब होता है अधिकता, प्रबलता। तो लेखक बता रहे हैं जब वह अपने आज पुस्तक के जो भी उनके पास संग्रह है उस पर जब नजर डालते हैं तो उनमें उनके पास बहुत सारी हिंदी अंग्रेजी के उपन्यास हैं, नाटक हैं, कथाएं हैं, जीवनियां हैं, संस्मरण है, और साथ ही साथ राजनीति से संबंधित भी बहुत सारी पुस्तकें हैं। और तब लेखक बताते हैं, जब मैं इन पुस्तकों से देखता हूँ तब मुझे वह अपनी पहली खरीदी हुई पुस्तक की बहुत अधिक याद आती है। रेनर मारिया रुल्के, स्टीफेन ज्वीग, मोपांसा, चेखव टॉलस्टॉय, दास्तोवस्की, मायकोवस्की, सोल्जेनिस्टिन, स्टीफेन स्पेंडर, आर्डेन इजरा पाउंड, यूजीन ओनील, जिया पात्रशाल, अल्बियर कामू, आयोनेस्को के साथ पिकासो, ब्रूगेल, रेम्ब्रा, हेबर, हुसैन तथा हिंदी में कबीर, तुलसी, सूर, रसखान, जायसी, प्रेम चंद, पंत, निराला, महादेवी वर्मा और जाने कितने लेखकों और चिंतकों की इन कृतियों के बीच अपने को भरा भरा महसूस करता हूँ। अब लेखक ने हमें बताया किस प्रकार से उनके पास बहुत सारी भाषाएं से संबंधित जितनी भी किताबें थी, जितने भी लेखकों की किताब थी, उनके पास सारी थी, और साथ ही साथ हिंदी के जितने भी सुप्रसिद्ध लेखक थे उनकी सारी किताबों का संग्रह लेखक के पास था, और इन्हीं किताबों के माध्यम से लेखक अपने आप को भरा भरा महसूस करते थे। अब मराठी के वरिष्ठ, वरिष्ठ का मतलब होता है बड़ा और जो कि पूजनीय होते हैं। तो मराठी के वरिष्ठ कवि विन्ना करंदीकर ने कितना सच कहा था उस दिन। मेरा ऑपरेशन सफल होने के बाद भी देखने आए थे और बोले,
भारती, ये सैकड़ों महापुरुष जो इस पुस्तक रूप में तुम्हारे चारों ओर विराजमान है, इन्हीं के आशीर्वाद से तुम बचे हो। इन्होंने तुम्हें पुनर्जीवन दिया है। मैंने मन ही मन प्रणाम किया, विंदा को भी और इन महापुरुषों को भी। अब लेखक ने बताया है कि चूंकि उनके पास बहुत बड़ा किताबों का संग्रह था, तो उन किताबों को देखकर ही वो बहुत बहुत अच्छा फील करते थे, अच्छा महसूस करते थे। अब जो मराठी के जो वरिष्ठ कवि थे, करंदीकर, जो लेखक के बहुत अच्छे मित्र थे, तो जब लेखक हॉस्पिटल से आए अपने ऑपरेशन के बाद, तो वो उनसे मिलने आए। तो उन्होंने कहा कि वो बोले कि भारती, मतलब लेखक का नाम धर्मवीर भारती, उससे उन्होंने कहा, भारती, ये जितने भी सैकड़ों महापुरुष जो पुस्तक रूप में तुम्हारे चारों तरफ फैले हुए हैं, आज इन्हीं के आशीर्वाद से तुम बचे हुए हो, और इन्हीं लोगों ने तुम्हें पुनर्जीवन दिया है, तुम्हारा जीवन फिर से बदल गया है। और मैंने मन ही मन, मतलब लेखक ने मन ही मन उनको लेखक उनका विंदा विंदा करंदी जी को भी प्रणाम किया, और साथ ही साथ इन जितने भी महापुरुष, जितने भी लेखक हैं, उन सारे रचनाओं और उन महापुरुषों को भी उन्होंने साक्षात प्रणाम किए। अब लेखक ने हमें इस पूरे पाठ में बताया था कि इस प्रकार से उन्होंने अपने पुस्तकालय से कितना लगाव था, और साथ ही साथ उन्होंने किस प्रकार से इन पुस्तकालय में अपनी पुस्तकों का संग्रह किया। और उन्होंने अंत में कहा कि किस प्रकार से जब वो अपने इस पुस्तकालय को देखते हैं, तो उन्हें एक अपनापन वाला एहसास होता है कि ये जितने भी आसपास जितने भी वरिष्ठ और महान कवि हैं, इस इन्हीं के आशीर्वाद से आज लेखक अभी भी जीवित है। तो हमारे यह पाठ यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।